दोस्तों फ्रोम में अभी तक आपने देखा कि किस तरह कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स केविन की गलती की वजह से अंदर घुस आते हैं और अंदर आते ही उन्होंने पलक झपकते कॉलोनी हाउस में मौजूद 24 लोगों को जान से मार गिराया। बचे हुए कुछ लोग डोना की वैन के अंदर बैठकर यहाँ नीचे टाउन में आ जाते हैं। जब बॉयड ने डोना की मदद करने के लिए सबको अंदर बुलाया तभी फादर खत्री पीछे रह जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाते हुए एक मॉन्स्टर ने फादर खत्री के गले पर एक बहुत बड़ा कट लगा दिया, जिससे तड़प तड़प कर अब बेचारे फादर खत्री भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये देखकर डोना और बॉयड बहुत ज्यादा दुखी हुए। यहाँ हमने देखा कॉलोनी हाउस का सीन जहाँ विक्टर जूली की जान बचाकर उसे जंगल में मौजूद उसी रहस्यमय पेड़ के अंदर भेज देता है, जिसमें जाते ही जूली एक बेसमेंट में आ जाती है। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत हुई। पहले सीन में हम देखते हैं बॉयड को जो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर काफी दुखी हालत में अपने बैग को पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कैनी आया जो बॉयड को कहने लगा, बॉयड लोगों को आपकी जरूरत है। अब बात सिर्फ टाउन वालों की नहीं बल्कि कॉलोनी हाउस से आए हुए लोगों की भी है, इसलिए वो आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन बॉयड उल्टा कैनी पर ही भड़क जाता है। बॉयड ने कहा, क्या सुनना चाहते हैं? यही कि सब कुछ ठीक है, लेकिन माफ करना मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें भी पता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हमें नहीं पता कि कॉलोनी हाउस के अंदर इतनी ज्यादा सेफ्टी होने के बावजूद भी वो घटिया से मॉन्स्टर्स अंदर कैसे घुसाए। जिस पर कैनी ने कहा, तो बताइए हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप उनको हौसला तो दे ही सकते हो ना। जिस पर बॉयड ने कहा, अगर हौसला ही देना है तो इसके लिए तुम उनसे जाके बात करो, लेकिन फिलहाल मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना होगा। इतना कहकर बॉयड वहाँ से जाने लगा। जिस पर कैनी भी अब गुस्सा होकर बॉयड से कहता है, देखिए मुझे पता है कि आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन आप यहाँ सबके लीडर हो। ये सुनकर बॉयड दुखी हालत में और भी ज्यादा भड़क गया। बॉयड ने कहा, मैं किसी का लीडर नहीं हूँ। अगर मैं एक लीडर होता तो आज फादर खत्री और कॉलोनी हाउस में से जो भी मरा है वो आज जिंदा होता। इतना कहकर बॉयड वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड को जो तुरंत ही फादर खत्री के चर्च की बेसमेंट में आया था, जहाँ पर सैरा यहाँ वहाँ टेंशन के अंदर घूम रही होती है। लेकिन उतने में बॉयड नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सैरा काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि फादर खत्री के अलावा सैरा की लोकेशन के बारे में और कोई नहीं जानता। जिस पर बॉयड कहता है, फिक्र मत करो, फादर खत्री मारे जा चुके हैं और तुम्हें अब वही करना होगा जैसा मैं करने को कहूँगा, वरना मैं तुम्हें भी टाउन के बीचों बीच लोहे के पिंजरे में डाल दूंगा। इसके साथ वो सीन भी कट हो गया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉयड उसकी बीवी और उसके बेटे एलिस को। दोस्तों ये उसी टाइम का सीन था जिस टाइम बॉयड और उसका परिवार भटक कर इस टाउन के अंदर आया होता है। वो काफी खुशी से एटलांटा जा रहे थे, लेकिन हंसी मजाक करते करते बॉयड का ध्यान भटका, जिससे एलिस ने कहा, डैड आगे देखिए। जैसे ही बॉयड ने आगे देखा तो वहाँ पर वही पेड़ गिरा हुआ होता है जिस पेड़ को जिम और उसकी फैमिली ने भी यहाँ आने से पहले देखा था। इसी वजह से वो तीनों के तीनों रुक जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बीच सड़क के अंदर इस पेड़ को गिरा किसने दिया, और तो और अगर गिरा दिया है तो अभी तक मेंटेनेंस वाले इसे हटाने के लिए क्यों नहीं आए। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पे बॉयड सैरा को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। सैरा आखिरकार पूछती है कि फादर खत्री की मौत किस तरह हुई। बॉयड ने कहा, कॉलोनी हाउस पर अटैक हुआ था। उन्हें बचाते बचाते फादर खत्री अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सुनकर सारा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बॉयड उल्टा सारा पर ही गुस्सा हो जाता है। दोस्तों बॉयड का गुस्सा होना ठीक भी था, क्योंकि सारा ने कैनी के पिता को मरवाया, जेड के दोस्त को और तो और अपने भाई नेथन की जान ली। बॉयड कहता है, मेरे सामने ये नखरे मत करो, इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ती रहो। फिर वो सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं जेड को जो एक जगह पर बैठा यहाँ से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से कैनी कुछ लोगों को जेड के घर में ले आता है। कैनी ने कहा, कुछ दिनों तक ये लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे, मगर जेड उन सब पर भड़क गया, क्योंकि इन कॉलोनी हाउस वालों ने जेड को पूरे एक दिन बांध रखा था। जिस पर कैनी जेड को शांत रहने का कहकर वहाँ से जाने का बोलता है और जेड ऐसा ही करता है। फिर वो सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं जूली को जो अपने माता पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉलोनी हाउस के अंदर क्या हुआ उसके बारे में बता रही होती है। जूली ने कहा, हम सब लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी जैसे ही मैं विक्टर के कमरे में गई तो विक्टर पता नहीं क्यों पहले से ही यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, जैसे मानो उसे पहले ही इस सारे हमले की खबर हो। ये सुनकर जिम जूली से कहता है, लेकिन तुम विक्टर के कमरे में क्या करने गई थी? जूली ने कहा, दरअसल विक्टर पूरी पार्टी में गायब था, इसीलिए मैं विक्टर के पास गई उसे पार्टी में बुलाने के लिए। तभी वहाँ पर मौजूद ईथन कहता है, देखो विक्टर को कुछ ऐसा मालूम है जो आप सब में से कोई नहीं जानता, इसीलिए आप प्लीज विक्टर की बात को सुनो। ये सुनकर जूली वहाँ से उठकर कॉरिडोर में आ जाती है और फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन कॉलोनी हाउस के अंदर इतनी
इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद वो मॉन्स्टर अंदर घुस आए। तभी था जूली की ये हालत देखकर उसे चुप करवाती है, लेकिन तभी पीछे से जेड आया और तुरंत ही जिम को बाहर ले आता है। जेड ने कहा, देखो प्लीज तुम इस बुक के अंदर जो सिंबल्स बने हैं ना उनको देखो, वो सिर्फ मुझे ही नहीं नजर आते बल्कि विक्टर को भी नजर आते हैं, और तो और इन सिंबल्स का मॉन्स्टर से कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है। जिस पर जिम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जेड यहाँ से बाहर निकलने की बजाय मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्शन जोड़ने की फिराक में था। जिम ने कहा, हम रेडियो सिग्नल को किस तरह यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, तुम इस पर ध्यान लगाने की बजाय ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे मॉन्स्टर्स के साथ बातें कैसे करें, आखिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। जिस पर जेड कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, इसलिए बताओ हमें करना क्या होगा। जिस पर जिम ने कहा, दरख्त काफी ज्यादा नीचे था, हमें कॉलोनी हाउस के ऊपर एक टावर लगाना होगा। कॉलोनी हाउस काफी ज्यादा ऊंचा है, इसीलिए वहाँ से सिग्नल्स को हम आराम से इस टाउन से बाहर भेज पाएंगे। जेड कहता है, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, इसलिए चलो हमें सबसे पहले डोना को कॉलोनी हाउस पर टावर लगाने के लिए मनाना होगा। अब जाके जिम का गुस्सा शांत हुआ और फिर वो सीन भी कट हो जाता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे बॉयड और उसकी फैमिली अब वहाँ पे पेड़ गिरे होने की वजह से ठीक बाकी सब की तरह उसी टाउन में से होकर जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही टाउन के अंदर आते हैं तो वो ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उस टाउन के अंदर हर एक चीज काफी ज्यादा अजीब और डरावनी थी। बॉयड आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने फादर खत्री आए, जिसे देखकर बॉयड ने कार की ब्रेक लगा दी। फादर खत्री उन तीनों को कार से बाहर निकलकर अपने साथ छुपने का कहते हैं। बॉयड की बीवी अमेंडा को यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत ही अपने कबर्ड में से गन निकाल लेती है। लेकिन फादर खत्री ने कहा, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिए, आप चाहे तो इस गन को मेरी कनपट्टी पर रखकर पूरी रात गुजार देना, लेकिन अगर आप इस कार के अंदर रुके तो आप तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अमेंडा कहती है, बॉयड हमें यहाँ से चलना होगा। जिस पर बॉयड जैसे ही कार को चलाने लगा तभी उन्हें दूर काफी खौफनाक आवाजें आना स्टार्ट हो गई, जिसे सुनकर फादर खत्री ने कहा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से बाहर आइए ताकि मैं आपकी जानों को बचा पाऊँ। इतना कहकर डरे सहमे हुए बॉयड और उसकी सारी फैमिली कार से बाहर आ जाती है और सब फादर खत्री के साथ एक बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों उन सब की मुलाकात डोना से हुई। डोना ने कहा, देखो ये बात जान लो कि यहाँ पर हम तुम्हारे किसी भी तरह दुश्मन नहीं है, और जो दुश्मन है ना उस पे इन गन्स का कोई असर तक नहीं होगा, तो प्लीज जरा सा यकीन कीजिए, हम भी आप ही की तरह इस टाउन के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों बॉयड, एलिस और अमेंडा को जरा सी भी भनक तक नहीं थी कि उनके सर पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे एलिस क्रिस्टी के हॉस्पिटल में बैठा अपनी बाजू का इलाज करवा रहा होता है। क्रिस्टी कहती है, तुम्हारी बाजू को ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे, इसलिए प्लीज कोई वजनी काम मत करना। अगले ही पल हमने देखा कैनी को, जो क्रिस्टी के पास आया और उसे एक बुक दे देता है। कैनी ने कहा, यहाँ घायलों की तादाद काफी ज्यादा है, इसीलिए रात को तुम काफी ज्यादा थक जाओगी, तो थकावट दूर करने के लिए तुम इस बुक को पढ़ सकती हो। दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टी कैनी को किस करती है और उसे थैंक्स कह के वहाँ से चली गई। कैनी को भी क्रिस्टी का ये बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा लगा और फिर वो सीन कट हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं जिम और जेड को, जो कॉलोनी हाउस के बाहर डोना से मिलने आए थे। दोस्तों डोना कॉलोनी हाउस के अंदर मारे गए लोगों की लाशों के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर रही होती है। ये देखकर जिम और जेड बहुत ज्यादा हैरान हुए। जिम ने कहा, मुझे माफ कीजिए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाए। डोना ने कहा, इसमें माफी की क्या बात है, तुम यहाँ होते तो तुम भी हमारी तरह ही भागते। जिम कहता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम अब और भागना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा टावर लगाएं, जिससे हम रेडियोस के सिग्नल को इस टाउन से बाहर भेज पाएंगे। कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा ना। डोना ने कहा, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या बक रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अब इस कॉलोनी हाउस के अंदर कोई गलती से भी नहीं आएगा। ये सुनते ही जिम और जेड बहुत हैरान हो गए। डोना गुस्से से कहती है, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पे लोगों के बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करके उन्हें दफनाएगी। फिलहाल तो मदद की मुझे जरूरत है, और रही बात लोगों की तो तुम उनसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। प्लीज मेरा टाइम जाया मत करो। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं सैरा और बॉयड को, जो अब एक लकड़ी के छोटे से हट के अंदर आ जाती है। बॉयड ने सैरा को कहा, तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहना, मैं शाम होने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सैरा कहती है, अगर आप नहीं आए तो। बॉयड ने कहा, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सिर्फ फादर खत्री की वजह से तुम्हारे साथ जंगल में आ गया हूँ, इसीलिए तुम जिस पल ही फादर खत्री को गलत साबित करोगी, मैं उसी पल तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। इतना कहकर बॉयड वहाँ से चला जाता है। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ अब सुबह होती है तो हम देखते हैं बॉयड को, जो अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके सामने जो नजारा था वो काफी दिल दहला देने
वाला होता है। अमेंडा और एलिस भी बहुत ज्यादा दहशत में आ चुके थे। डोना बाहर आते ही कहती है यहाँ रात को मौत का राज होता है, और फिर वहाँ से चली गई। फादर ने कहा देखो आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं समझ सकते, इसीलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप भी यहाँ सरवाइव कर पाओगे। फिर कुछ देर बाद फादर खत्री और डोना बॉयड, अमेंडा और एलिस को डाइनर के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर फादर ने कहा हम भी ठीक आप ही की तरह सबसे पहले यहाँ पे फंसे थे। मैं यहाँ पे आने वाला सबसे पहला आदमी हूँ। मेरे बाद डोना आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए। अमेंडा ने कहा आपने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की? डोना कहती है कोशिशों के बारे में तो पूछो ही मत, यहाँ पे लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। जिस पर बॉयड ने कहा अगर यहाँ पे सरवाइव करना है ना तो हमें एकजुट होके काम करना होगा, इसीलिए आज हम सभी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम अगर एक साथ होंगे तो हम ताकतवर होंगे। इसीलिए कुछ ही देर बाद बॉयड, फादर खत्री और डोना सभी को इकट्ठा करके डाइनर के बाहर ले आते हैं। बॉयड कहता है मैं एक कमांडो रह चुका हूँ और मेरी बीवी यूएस आर्मी में थी, इसीलिए आप हमें अपना दोस्त ही समझिए और प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। इस तरह वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं तैबिथा को, जो जूली को ढूंढते ढूंढते नीचे बेसमेंट में आ जाती है। जूली अपनी मॉम से कहती है बताइए क्या अब भी आप डैड को डाइवोर्स देंगी? जिस पर तैबिथा ने कहा देखो अभी तुम बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें समझ तो नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखो जब एक कंट्री पर अटैक होता है ना, तब कंट्री के सभी लोग एकजुट होकर उस अटैक का मुकाबला करते हैं, लेकिन जब कंट्री पे कोई अटैक नहीं होता तो नॉर्मल दिनों में सभी लोग आपस में इस तरह लड़ते हैं जैसे वो सभी एक दूसरे के दुश्मन हो। फिलहाल तो हम पर समझ लो कि अटैक हुआ है, जब अटैक खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा होगा तब वो लड़ाई झगड़े भी वापस आ जाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अब हमारी तलाक को रोक पाएगा, लेकिन शायद अगर हम यहीं पर रह गए तो हम साथ जरूर रहेंगे। ये सुनकर जूली फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। जिस पर तैबिथा ने कहा बेटे तुम बड़ी हो रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें और ज्यादा झूठ बोलना सही नहीं समझा, लेकिन तुम्हें हौसला करना होगा। ये सुनकर जूली तैबिथा के गले लगकर बहुत ज्यादा रोई और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं कैनी की मॉम को, जिसके डाइनर के बाहर टाउन के बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं और कैनी की मॉम को डाइनर को सबके लिए खोल देने का कहने लगे। बॉयड भी दूर से ये सब कुछ देख रहा था। बॉयड तुरंत ही उनके पास आया और उन सबको कहता है देखो कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही कॉलोनी हाउस दोबारा रिपेयर हो जाएगा तो कॉलोनी के सभी लोग टाउन से बाहर चले जाएंगे। प्लीज उतने दिनों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अब चूंकि बॉयड ने उन सबको कहा था तो सब लोग बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बॉयड बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा होता है, क्योंकि बॉयड को भी पता था कि कॉलोनी हाउस के लोग अब वापस कॉलोनी हाउस में नहीं जाने वाले, तो वो अब ज्यादा दिनों के बाद टाउन के लोगों को नहीं रोक पाएगा। इस तरह सीन फिर से चेंज हुआ और हम देखते हैं पास का सीन, जहाँ पे बॉयड फादर खत्री से कहता है तुम सब ने जंगल के अंदर जाने की क्यों नहीं कोशिश की? फादर ने कहा बस जंगल के अंदर से ही तो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, इसीलिए हम डर के मारे दिन के वक्त भी जंगल में नहीं जाते। मगर बॉयड कहता है फिक्र मत करो, हमें यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं और जितना मैंने देखा है जंगल के अंदर दिन टाइम कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए हो सकता है हमें जंगल में कुछ न कुछ काम की चीज मिल जाए। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर बॉयड, कैनी और डोना तीनों पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं। कैनी ने कहा मुझे पता चला है कि आप जंगल की तरफ जा रहे हो, जिस वजह से मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अगर आप जान ही देना चाहते हो तो क्यों ना रात को मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते मरो। इस तरह गायब हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज अपनी जान की परवाह कीजिए। बॉयड कहता है तुम्हें भी पता है कि मैं ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए कैनी और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डोना बॉयड से कहती है मुझे पता है बॉयड तुम किसी की भी एक नहीं मानोगे, इसीलिए मैं तो तुम्हारे सही सलामत रहने की दुआ ही कर सकती हूँ। इस तरह सीन दोबारा से पास्ट में आया, जहाँ पे हम देखते हैं बॉयड को, जो जंगल में से एक काफी हट्टी कट्टी बकरी को पकड़कर बाहर लाता है। ये देखकर फादर खत्री बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि जंगल में उन्हें काफी ज्यादा जानवर मिल सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आया, जिसने बॉयड को जरा अपने पास बुलाया। एलिस ने कहा पिछले 3 दिनों से मॉम की तबीयत पहले जैसी नहीं है। बॉयड कहता है देखो बेटे किसी की भी तबीयत पहली जैसी नहीं है, इसीलिए ये कोई डरने की बात नहीं है। एलिस ने कहा नहीं आप समझ नहीं रहे, मॉम इस तरह पहले कभी भी नहीं थी, बल्कि आपकी आंखों में भी डर है, लेकिन मुझे पता है ना कि मॉम आप जितनी ही निडर थी, लेकिन उनके चेहरे से लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। बॉयड ने कहा बेटे ये नॉर्मल है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो और टाउन के हर एक आदमी की मदद करते रहो। जिस पर एलिस बहुत ज्यादा निराश हो गया और फिर बॉयड एलिस से कहता है मैं दोबारा जंगल में जाऊंगा, हो सकता है इस बार मुझे और भी ज्यादा बकरियां या गाय भैंस मिल जाए। इतना कहकर बॉयड सीधा जंगल में आ गया। वो जंगल के पेड़ों पर निशान लगा रहा था कि ताकि वो जंगल में कहीं भटक ना जाए। तभी बॉयड ने देखा कि दूर खड़ा एक भेड़िया उसी की तरफ घूर रहा है। बॉयड को पता चल जाता है कि ये भेड़िया उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी बॉयड ने उसे अपने पास बुला लिया
मगर भेड़िया उसके पास आने की बजाय उससे दूर भागने लगा। बॉयड ने जी जान लगा के उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। पीछा करते करते बॉयड जंगल के काफी गहरे हिस्से में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब उसे वापस कैसे जाना है इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था। वो ये देख बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि शाम होते ही यहाँ पे मॉन्स्टर्स उसे चीर फाड़ कर देंगे। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही रात हुई तो बॉयड चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की खूंखार आवाजें सुन रहा था। बॉयड ने फौरन से अपनी गन को बाहर निकाला और यहाँ वहाँ अलर्ट होकर देखना स्टार्ट कर दिया। वो तुरंत ही एक पेड़ के पास जा लगा। वो जरा सा आगे आया, लेकिन तभी उसका पाँव फिसलता है और वो पेड़ के तने में जा गिरा। उसने देखा कि पत्तों के उस पार काफी मॉन्स्टर्स उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉयड ने अपनी गन को उन मॉन्स्टर्स की तरफ किया, लेकिन पता नहीं कैसे वो मॉन्स्टर्स पत्तों के इस पार नहीं आ पाते और तुरंत ही बॉयड को उसी तरह छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बॉयड को ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देती है। बॉयड जैसे ही उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास काफी अजीब तरह के पत्थर मौजूद थे, जिसे देखकर बॉयड को तुरंत ही समझ आ गई कि इन पत्थरों में कोई ना कोई ताकत तो जरूर है। और बॉयड ने उस सभी के सभी पत्थर जमा करना स्टार्ट कर दिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ बॉयड अपने बेटे एलिस के पास आया। बॉयड ने कहा, बेटा मैं जरा काम से जंगल में जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस ना आऊँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। एलिस ने कहा, मैं आपको माफ नहीं कर सकता क्योंकि आपने मॉम को जान से मार दिया था। बॉयड कहता है, बेटे शायद मैं कभी भी समझा ना पाऊँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को क्यों शूट किया, लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ हम दोनों के लिए खतरा बन चुकी थी। एलिस कहता है, खतरा नहीं, वो जरा सी कमजोर क्या पड़ी, आपने उन्हें जान से ही मार डाला। बॉयड कहता है, तुम्हारी ये बातें सीधा मेरे दिल को चीर रही हैं, इसीलिए प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो। इतना कहकर बॉयड वहाँ से बाहर आ गया। बाहर खड़ी होती है डोना, जो बॉयड को कहती है, जिस दिन तुमने अमेंडा को मारा उस दिन मैं भी वहीं पर मौजूद, लेकिन एलिस इस बात को कभी भी नहीं मानेगा कि तुमने अमेंडा को जानबूझकर नहीं मारा था, इसीलिए अब जाओ और मैं दुआ करती हूँ कि तुम सही सलामत जंगल से वापस आ जाओ। इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर बॉयड अब उसी तने या गुफा से बाहर आया तो दोपहर तक उसे टाउन के अंदर आने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन उसने टाउन के अंदर फायरिंग होती हुई सुनी, जहाँ पर अमेंडा अब पता नहीं क्यों हर टाउन के आदमी को शूट करके जान से मार रही थी। बॉयड ने कहा, अमेंडा तुम इन मासूम लोगों को क्यों शूट कर रही हो। वहीं पर डोना टाउन की एक लड़की के पास आती है जो काफी ज्यादा घायल थी। अमेंडा ने तुरंत ही डोना पर गन पॉइंट कर ली। डोना ने कहा, अमेंडा जो तुम कर रही हो ना ये काफी गलत है। अमेंडा ने कहा, ये गलत नहीं बल्कि ऐसा करने से ही हम इस टाउन से बाहर जा पाएंगे। ये सुनकर बॉयड और डोना दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बॉयड ने कहा, प्लीज अमेंडा हम बैठ के बात करेंगे, गन को छोड़ दो। अमेंडा ने कहा, नहीं बॉयड हमें वापस अपने घर जाना होगा। मेरे दिमाग में आवाजें गूंज रही हैं जो हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी, इसीलिए प्लीज मेरी बात मानो और इन सब को जान से मार डालो। हम सब लोग एक बहुत ही भयानक सपना देख रहे हैं। जिस पर बॉयड कहता है, देखो अमेंडा तुम जो कर रही हो ना वो बहुत गलत है। इससे पहले कि बहुत ज्यादा गलत हो जाए प्लीज अपने आप को रोक लो। तभी पीछे से एलिस भागता भागता अपनी मॉम की तरफ आने लगा, जिसे देखकर अमेंडा ने तुरंत ही एलिस पर गन पॉइंट कर दी। बॉयड ने बिना कुछ सोचे ही अमेंडा पर 2 गोलियां शूट करके उसे जान से मार डाला। और फिर वो सीन कट होके प्रेजेंट टाइम का सीन आता है, जहाँ पे हम देखते हैं बॉयड को जो अपना सभी सामान पैक करके सारा के हट में जाने लगा था। तभी उसके पीछे पीछे एलिस आया जो अपने पिता से कहता है, देखिए डैड मुझे डोना ने सब कुछ सच सच बता दिया कि आपने मॉम को क्यों मारा था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने इतने दिन आपको दुखी रखा, इसीलिए प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना। ये सुनकर बॉयड एलिस को गले लगा लेता है और बॉयड काफी ज्यादा रोने लगा। बॉयड कहता है, बेटे मेरा यकीन करो मैं कभी भी तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी एलिस ने देखा कि हट में से सारा बाहर आई है। एलिस ने तुरंत ही अपने पिता को कहा, ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो 1 नंबर की कातिल है। बॉयड कहता है, ये भी मेरे साथ सफर में जंगल के अंदर जाएगी। यकीन मानो मैं इस पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन फादर खत्री कहते थे कि ये हमें बाहर निकाल सकती है, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एलिस कहता है, वो बात तो ठीक है लेकिन आप इससे जरा बच के ही रहना। इस पर बॉयड ने कहा, अब शाम होने वाली है इसीलिए तुम्हें वापस टाउन के अंदर जाना होगा और मैं अपना जरूर से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर एलिस वहाँ से अपने पिता को गुड बाय बोलता है और चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं कैनी को जो सबको डाइनर के बाहर इकट्ठा करके कहता है, देखो हम सब लोग बहुत ही थोड़े बचे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप फिर से कॉलोनी हाउस को पहले जैसा बना दे ताकि सब लोग अपनी जिंदगी को दोबारा से उसी तरह जी पाएं जिस तरह वो आज से 2 दिन पहले जी रहे थे। और तो और जिम आपके साथ एक काफी अच्छा और कमाल का प्लान भी साझा करेगा, इसीलिए जिम सबको कहने लगा, हमें कॉलोनी हाउस के ऊपर एक काफी ऊंचा टावर लगाना होगा जिसके ऊपर एंटीना रखकर हम यहाँ से रेडियो सिग्नल्स बाहर की दुनिया में भेज पाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे सिग्नल
सिग्नल्स को कोई ना कोई जरूर कैच करेगा। इसीलिए यहाँ से निकलने की उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, हमें आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज हमारी मदद कीजिए, वरना परसों रात कॉलोनी हाउस में जो हुआ, अगर हम यहाँ रहेंगे तो वो हमारे साथ कभी भी हो सकता है। जिस पर वो सभी लोग जिम और जेड की मदद करने को मान जाते हैं। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जिसने सैरा के हाथों पर हथकड़ी लगाई और सुबह होते ही जंगल की तरफ अपने सफर को शुरू कर देते हैं। इसी के साथ फ्रॉम सीरीज के 8 एपिसोड यहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों फिल्म जरा लेट हो रही है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ और भी चैनल्स पर ध्यान देना होता है, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर योर टाइम।